1757 के प्लासी के युद्ध के बाद भारत में धीरे धीरे अंग्रेजी राज स्थापित हो चला था। अंग्रेज सत्ता के लिए राजस्व सरकारी आय का एक बड़ा स्रोत था। सरकार अपनी आय बढ़ाने के लिए भू राजस्व यानी कि लगान की एक नियमित व्यवस्था करना चाहती थी। इस नीति के तहत राजस्व की दर तथा खेती की जोत बढ़ाने के प्रयास भी किए गए। जैसे जैसे खेती का क्षेत्र बढ़ता गया वैसे वैसे जंगल और चारागाह कम होने लगे। किसानों और चारागाहों पर आश्रित समुदायों को इसके चलते कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। अंग्रेजी सत्ता के कानूनों के तहत अब किसान जंगलों का मनचाहा प्रयोग नहीं कर सकते थे। सरकार ने जंगल और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी थीं। किसानों पर लगान जमा करने का दबाव हर समय बना रहता था। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत के ग्रामीण क्षेत्र ने विश्व बाजार की मांग के अनुसार कई नई फसलों को उगाना शुरू किया। 19वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में नील जैसी व्यावसायिक फसलों की खेती इसी अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग के फलस्वरूप शुरू की गई थी। शताब्दी का अंत होते होते यहाँ के किसान गन्ना, कपास, जूट, गेहूं और अन्य ऐसी ही निर्यात आधारित फसलें पैदा करने लगे थे। ये फसलें यूरोप की शहरी आबादी और इंग्लैंड स्थित लंकाशायर और मैनचेस्टर की कपड़ा मिलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैदा की जा रही थीं। चाय का शौक, चीन के साथ व्यापार। भारत में अफीम के उत्पादन का इतिहास चीन और इंग्लैंड के पारस्परिक व्यापार से गहरे रूप से जुड़ा हुआ है। 18वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी चीन से चाय और रेशम खरीदकर इंग्लैंड में बेचा करती थी। चाय की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ चाय का व्यापार दिनों दिन महत्वपूर्ण होता गया। 1785 के आसपास इंग्लैंड में 1.5 करोड़ पाउंड चाय का आयात किया जा रहा था। 1830 तक आते आते यह आंकड़ा 3 करोड़ पाउंड को पार कर चुका था। वास्तव में इस समय तक ईस्ट इंडिया कंपनी के मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाय के व्यापार से पैदा होने लगा था। इस व्यापार की एक समस्या यह थी कि इंग्लैंड में इस समय ऐसी किसी वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता था जिसे चीन के बाजार में आसानी से बेचा जा सके। चीन का मंचू शासक विदेशी व्यापारियों को संदेह की नजर से देखता था। वहां के शासकों को डर था कि ये व्यापारी स्थानीय राजनीति में हस्तक्षेप करेंगे और शासकों की सत्ता में अड़ंगा लगाने की कोशिश भी करेंगे। कुल मिलाकर मंचू शासक विदेशी वस्तुओं के लिए चीन के दरवाजे खोलने के पक्ष में नहीं थे। आखिर ऐसी स्थिति में पश्चिम के व्यापारी चाय के व्यापार को कैसे जारी रख सकते थे? व्यापार में संतुलन कायम रखना उनके लिए एक बड़ी समस्या बन गया था। व्यापारी चाय के बदले चांदी के सिक्के दिया करते थे। इन सिक्कों को बुलियन कहा जाता था। चांदी के निर्यात को इंग्लैंड में अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था। यह एक तरह से इंग्लैंड के खजाने को खाली करना था। इंग्लैंड में यह सार्वजनिक चिंता का विषय बन गया था। लोगों में यह भावना घर करने लगी कि खजाना खाली होने से देश में गरीबी फैल जाएगी और राष्ट्रीय संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। इसी कारण अंग्रेज व्यापारी चांदी का विकल्प ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। वे एक ऐसी वस्तु की तलाश में थे जिसे चीन के बाजार में बेचा जा सके। अफीम एक ऐसी ही वस्तु थी। चीन में अफीम की शुरुआत 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुर्तगालियों ने की थी, लेकिन अफीम को मुख्य रूप से औषधि के रूप में देखा जाता था। बहुत सी दवाइयों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। चीन के शासक अफीम की लत को लेकर बेहद चिंतित थे। वहां के शासक ने औषधि के अलावा अफीम के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगा रखी थी, लेकिन राजकीय पाबंदी के बावजूद 18वीं शताब्दी के मध्य में पश्चिम के व्यापारियों ने चीन में अफीम का अवैध व्यापार करना शुरू कर दिया। पश्चिम के व्यापारी चीन के दक्षिण पूर्वी बंदरगाहों पर अफीम लाते थे और वहां से स्थानीय एजेंटों के जरिए देश के आंतरिक हिस्सों में भेज देते थे। 1820 के आसपास अफीम के लगभग 10,000 क्रेट अवैध रूप से चीन में लाए जा रहे थे। 15 साल बाद गैर कानूनी ढंग से लाए जाने वाले इस अफीम की मात्रा 35,000 क्रेट का आंकड़ा पार कर चुकी थी। इसका नतीजा यह हुआ कि जहां इंग्लैंड में चीन से आयात की गई चाय लोगों की जबान पर चढ़ने लगी, वहीं चीन की जनता अफीम की लत का शिकार हो गई थी। ये लत समाज के सभी वर्गों, दुकानदार, सरकारी कर्मचारी, सेना के लोग, उच्च वर्ग और भिखारियों तक में फैल गई थी। 1839 में कैंटन के विशेष आयुक्त
लिन जे शू के अनुसार चीन में 40 लाख लोग अफीम का सेवन कर रहे थे। कैंटन में रहने वाले एक अंग्रेज डॉक्टर के मुताबिक लगभग 1 करोड़ 20 लाख लोग अफीम की लत के आदी हो चुके थे। एक तरफ जहां चीन अफीमचियों का देश बन गया था, वहीं इंग्लैंड का चाय व्यापार दिनों दिन प्रगति करता जा रहा था। अफीम के इस अवैध व्यापार से हासिल की गई राशि का इस्तेमाल चाय खरीदने के लिए किया जा रहा था। अंग्रेजों को अफीम कहां से मिलती थी? अफीम के व्यापार में भारतीय किसानों की भूमिका यहीं से शुरू होती है। बंगाल विजय के बाद अंग्रेजों ने अपने कब्जे की जमीन पर अफीम की खेती शुरू कर दी। जैसे जैसे चीन में अफीम का बाजार बढ़ता गया, वैसे वैसे बंगाल के बंदरगाहों से अफीम का निर्यात बढ़ने लगा। 1767 से पहले भारत से केवल 500 पेटी यानी कि करीब 2 मन के बराबर अफीम निर्यात की जाती थी। सिर्फ 4 वर्षों के भीतर यह मात्रा 3 गुना बढ़ गई। 100 वर्ष बाद अर्थात 1770 तक आते आते सरकार हर वर्ष लगभग 50,000 अफीम की पेटियां निर्यात करने लगी। दिनों दिन बढ़ते व्यापार को कायम रखने के लिए अफीम की मांग को बढ़ाना आवश्यक था, लेकिन यह काम आसान नहीं था। भारतीय किसान अफीम बोने के लिए तैयार नहीं थे। इसके कई कारण थे। सबसे पहले किसानों को अफीम की खेती सबसे उर्वर जमीन पर करनी होती थी, खासतौर पर ऐसी जमीन पर जो गांव के पास पड़ती थी। आमतौर पर ऐसी उपजाऊ जमीन पर किसान दाल पैदा करते थे। अच्छी और उर्वर जमीन पर अफीम बोने का मतलब दाल की पैदावार से हाथ धोना था। उन्हें दाल की फसल के लिए कम उर्वर जमीन का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। खराब जमीन में दालों का उत्पादन न केवल अनिश्चित रहता था, बल्कि उसकी पैदावार भी काफी कम रहती थी। इसके अलावा बहुत सारे किसानों के पास जमीन थी ही नहीं। अफीम की खेती के लिए ऐसे किसानों को भूस्वामियों को लगान भी देना पड़ता था। वे इन भूस्वामियों से बटाई पर ली गई जमीन पर अफीम उगाते थे। गांव के पास की जमीन की लगान दर बहुत ऊंची रहती थी। साथ ही अफीम की खेती बहुत मुश्किल से होती थी। अफीम के नाजुक पौधे को जिंदा रखना बहुत मेहनत का काम था। अफीम बोने के बाद किसान दूसरी फसलों पर ध्यान नहीं दे पाते थे। अंत में सरकार अफीम बोने के बदले किसानों को बहुत कम दाम देती थी। दरअसल किसानों के लिए सरकारी मूल्य पर अफीम पैदा करना घाटे का सौदा था। किसानों को अफीम की खेती के लिए कैसे तैयार किया गया? किसानों को अफीम की खेती करने के लिए एडवांस में रकम दी जाती थी। बंगाल और बिहार के ग्रामीण इलाकों में गरीब किसानों की एक बड़ी जमात ऐसी थी जो हर समय आर्थिक संकट से घिरी रहती थी। भूस्वामी का ब्याज चुकाना या अपने लिए भोजन और कपड़े का प्रबंध करना उनके लिए हमेशा मुश्किल रहता था। 1780 के बाद गांव के मुखिया इन किसानों को अफीम पैदा करने के लिए अग्रिम रकम पेश करने लगे। लोन की सुविधा इन किसानों के लिए बड़ी राहत बनकर आई। लोन की सुविधा के चलते किसान न केवल अपनी तत्कालीन जरूरतों को पूरा कर पाते थे, बल्कि पहले से लिए कर्ज को भी अदा करने की हालत में आ जाते थे। लेकिन इस लोन सिस्टम के साथ एक खराब बात यह जुड़ी हुई थी कि लोन लेते ही किसान गांव के प्रधान और सरकार के बंधुआ मजदूर हो जाते थे। इन किसानों तक ये रकम अफीम के सरकारी एजेंटों के जरिए पहुंचती थी। ये एजेंट गांव के प्रधान को अग्रिम रकम देते थे और गांव का प्रधान इन किसानों को दे देता था। एक बार ऋण लेने के बाद किसान अफीम बोने से मुकर नहीं सकता था। इस व्यवस्था के तहत किसानों को एक निश्चित क्षेत्रफल में अफीम बोनी पड़ती थी। फसल अफीम के एजेंटों द्वारा काटी जाती थी। एक बार फसल बोने के बाद उस पर किसान का कोई अधिकार नहीं रह जाता था। वो इस जमीन पर कोई दूसरी फसल नहीं उगा सकता था। उसे इस फसल को कहीं और बेचने की भी आजादी नहीं थी। साथ ही फसल के दाम एजेंट द्वारा तय किए जाते थे और ये दाम हमेशा ही बहुत कम होते थे। जहां तक अफीम की खेती से होने वाली कम आय का सवाल है, यह अफीम के दाम बढ़ाने से दूर की जा सकती थी, लेकिन इस मामले में सरकार का रवैया सकारात्मक नहीं था। सरकार तो खुद चाहती थी कि अफीम का उत्पादन कम से कम लागत पर किया जाए और कलकत्ता के अफीम एजेंटों को यह अफीम ऊंचे दाम पर बेची जाए। कलकत्ता स्थित ये एजेंट इस अफीम को चीन भेजने की व्यवस्था करते थे। अफीम की इस खरीद फरोख्त का अंतर सरकार के खाते में जाता था। दूसरे शब्दों में यही सरकार का राजस्व यानी कि रेवेन्यू होता था। अफीम पैदा करने वाले किसानों को इतना कम मूल्य दिया जाता था कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत तक आते आते किसान बेहतर दाम की मांग करने लगे थे और अग्रिम पेशगी लेने से इनकार करने लगे।
बनारस के आसपास के क्षेत्र में अफीम पैदा करने वाले किसानों ने तंग आकर इसकी खेती ही बंद कर दी थी। इसके बदले उन्होंने गन्ने और आलू की खेती अपना ली। बहुत सारे किसानों ने अपनी फसलों को घुमंतू व्यापारियों को बेच डाला था। ये व्यापारी किसानों को बेहतर दाम देते थे। 1773 तक बंगाल सरकार ने अफीम के व्यापार पर अपना आधिपत्य जमा लिया। सरकार के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति ये व्यापार नहीं कर सकता था। 1820 के दशक में अंग्रेज सरकार ने पाया कि उनके क्षेत्र में अफीम का उत्पादन घटने लगा है, जबकि गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम की खेती खूब फल फूल रही थी। मध्य भारत और राजस्थान जैसे गैर ब्रिटिश इलाकों में अफीम का उत्पादन बदस्तूर जारी रहा। इन क्षेत्रों में स्थानीय व्यापारी किसानों को बेहतर मूल्य देते थे। 1820 के दशक में ये व्यापारी सशस्त्र दल बल के साथ व्यापार करते थे। अंग्रेजों की दृष्टि में यह व्यापार अवैध था। वे इसे तस्करी मानते थे और इस पर रोक लगाना चाहते थे। दरअसल सरकार अफीम पर अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी, इसलिए उसने रियासतों में तैनात अपने एजेंटों को इन व्यापारियों की अफीम जब्त करने और फसलों को नष्ट करने का आदेश दे दिया। जब तक अफीम का उत्पादन जारी रहा, तब तक ब्रिटिश सरकार, किसान और स्थानीय व्यापारियों के बीच यह टकराव चलता रहा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।